आपने कभी सोचा था कि एक दिन पाकिस्तान घूमना भी आपके लिए महंगा हो सकता है? सोचिए, 2013 में एक इंडियन रुपी में मिलते थे 3 पाकिस्तानी रुपी। 3 मतलब कि हमारी करेंसी उनसे 3 गुना स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आज 1.8 हमारी लीड उनसे आधी से भी ज्यादा खत्म हो गई है और पिछले 2 साल से पाकिस्तानी रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट में हमारी रुपी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान था। अब करते हैं बांग्लादेश की बात। एक साल में बांग्लादेशी टका ने इंडियन रुपी को पीछे छोड़ दिया, वो भी 10 से 12% से। मतलब आज अगर आप बांग्लादेश घूमने जाते हो इंडियन रुपीज लेके, वहाँ की एक कप चाय भी आपको 10% महंगी मिलेगी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी करेंसी हमारी करेंसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारा रुपी 2025 में एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी था। ये ब्लूमबर्ग का डेटा है, ये राउटर्स का डेटा है, ये मैं नहीं कह रही, ये डेटा बता रहा है, ये नंबर्स कह रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब हुआ वॉर छिड़ने से पहले, ऑयल शॉक से पहले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से पहले। तो कुछ तो और भी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आज वो देखते हैं सब जो कोई भी नहीं दिखा रहा है। 15 मिनट में सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक चीज बिल्कुल सीधी करते हैं। करेंसी भी एक प्रोडक्ट की तरह होती है और किसी भी प्रोडक्ट की तरह सप्लाई बढ़ी तो प्राइस गिरता है, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोविड में जब पूरी दुनिया लॉक थी, क्रूड ऑयल की डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। इतनी खत्म हुई थी कि एक दिन के लिए ऑयल की प्राइस एक्चुअली में नेगेटिव हो गई थी। अब नेगेटिव मतलब लोग पैसा दे रहे थे सिर्फ इसलिए कहीं तो रख लो इस तेल को। सेम लॉजिक इंडियन रुपी पे लगाओ। डॉलर की डिमांड क्यों हाई है? क्योंकि पूरी दुनिया का ट्रेड, ऑयल हो, गोल्ड हो, वेपन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, सब यूएस डॉलर में सेटल होता है। डॉलर को कहते हैं रिजर्व करेंसी, मतलब कि दुनिया का पिगी बैंक, दुनिया का सेफ लॉकर। अब इंडियन रुपीस की डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी कंट्री इंडिया से इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करती कि उन्हें इंडियन रुपीस को होल्ड करना पड़े। इस चार्ट को देखो, 2013 में $1 54 रुपीस का था, आज $1 95 रुपीस पे है। 12 सालों में आपकी सेविंग्स डॉलर में अगर होती तो वो 70% बढ़ गई होती। अगर सिर्फ रुपए में होती, डॉलर टर्म्स में आधी से ज्यादा खत्म हो गई होती। ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल वीकनेस है। अब वो 5 रीजंस को देखते हैं जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, मतलब हम एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। 2023 में हमारा ट्रेड डेफिसिट था $240 बिलियन। अब चाइना को देखो, चाइना का ट्रेड सरप्लस है $822 बिलियन का। मतलब चाइना दुनिया को इतना ज्यादा बेचता है कि दुनिया के पास चाइनीज युआन आ जाते हैं, वो युआन होल्ड करते हैं, युआन की डिमांड हाई रहती है और युआन स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन हमारे साथ उल्टा केस है। हम खरीदते हैं ऑयल डॉलर में, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉलर में, गोल्ड डॉलर में, एडिबल ऑयल डॉलर में, फर्टिलाइजर डॉलर में। हर इंपोर्ट पे रुपी को बेचते हैं, डॉलर को खरीदते हैं। रुपी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है और डॉलर की डिमांड बढ़ती है, इसीलिए रुपी गिरता है। और ये एक बहुत बड़ा लूप है और ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमारे एक्सपोर्ट सीरियसली ग्रो नहीं करते। 1974 में एक डील हुई अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में। डील बहुत ही सिंपल थी। सऊदी अरेबिया का पूरा ऑयल दुनिया को सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचा जाएगा। सिर्फ इस एक डील ने पूरी दुनिया को डॉलर का गुलाम बना दिया, क्योंकि अब अगर जापान को ऑयल चाहिए पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, जर्मनी को ऑयल चाहिए पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, अगर इंडिया को ऑयल चाहिए पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। मतलब कि हर कंट्री को हर रोज डॉलर की जरूरत है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये एक
ऐसा टैक्स है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया पे लगाया हुआ है बिना किसी वोट के। और हमारे लिए ये और ज्यादा डेंजरस है क्योंकि FY 25-26 में इंडिया ने इंपोर्ट किया 89% क्रूड ऑयल। 89%। मतलब हमारी इकोनॉमी सिर्फ 11% एनर्जी पे खुद चल सकती है। हर बार जब आपका पेट्रोल पंप वाला नोजल डालता है ना, अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारा रुपये थोड़ा और कमजोर। और इस पे ऊपर से वॉर का लेयर अब आप ऐड करो। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ है, ब्रेंट क्रूड $70 से बढ़ के $150 पर बैरल के आसपास पहुंच गया है। वॉल्यूम सेम है, कंजम्पशन सेम है, लेकिन डॉलर की जरूरत डबल हो गई। मतलब पेट्रोल पंप पे जो प्राइस आपको दिख रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा ये नहीं है कि ऑयल ज्यादा बन रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा ये है कि हमारी करेंसी कमजोर हो गई है। और एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, इंडिया सिर्फ ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, हम $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करते हैं अकेले एक साल में। FY 25-26 में 58% ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट हुआ लास्ट ईयर के मुकाबले। क्वांटिटी नहीं बढ़ी इतनी, प्राइस बढ़ गया और ये पूरा का पूरा गोल्ड $US में खरीदा गया। रुपी क्यों गिर रहा है, इसका असली जवाब कोई नहीं देता न्यूज चैनल्स पे, लेकिन मैं आज दूंगी। यूएस गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए बॉन्ड्स इशू करती है। जब आप वो बॉन्ड्स खरीदते हो, आप यूएस गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो और रिटर्न में आपको मिलता है इंटरेस्ट। उसी इंटरेस्ट को कहते हैं बॉन्ड यील्ड। अभी यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड है 4.6%, ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई। अब आप एक फंड मैनेजर हो, आपके पास $10 बिलियन है डिप्लॉय करने के लिए एंड आपके पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, इंडियन मार्केट रुपी 10% पर ईयर गिर रहा है, मार्केट अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी है। एंड ऑप्शन बी, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड 4.6% इंटरेस्ट गारंटीड, डॉलर में, जीरो डिफॉल्ट रिस्क, जीरो, वर्ल्ड की सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप क्या करोगे? पूरी दुनिया ने ऑप्शन बी को चूज किया। जब ये होता है, डॉलर की डिमांड एक्सप्लोड कर जाती है और हमारा रुपये सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा चला जाता है। ये रुपये का फेलियर नहीं है, सिर्फ ये एक रिग्ड ग्लोबल सिस्टम है जिसने डॉलर की गारंटीड रिटर्न होगी और बाकी सब इंक्लूडिंग हम नीचे खींचते चले जाते। और जब तक यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखेगा तब तक ये मैग्नेटिक पुल बना रहेगा। ये चार्ट देखो, 2020 में यूएस यील्ड 0.9% थे, INR 73 पर डॉलर। 2022 में यूएस यील्ड 3% तक पहुंचे एंड INR 82 तक गया। 2024 में यील्ड 4.2% गए एंड INR 86 डॉलर। 2026 में यील्ड 4.6% एंड INR 95 क्रॉस कर गया। हर बार यील्ड ऊपर गए, INR नीचे गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कैपिटल फ्लोज का मैथमेटिक्स है। ग्लोबल मनी वहां जाती है जहां रिटर्न ज्यादा हो। अभी वो अमेरिका जा रही है और हमारा रुपये अकेला रह जाता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े ग्लोबल हेज फंड्स, अमेरिका के पेंशन फंड्स, यूरोप के सोवरेन वेल्थ फंड्स, जब ये सब इंडिया आते हैं अपने डॉलर लेके तो स्टॉक्स खरीदते हैं, रुपये की डिमांड बढ़ती है एंड जब जाते हैं तो सीधा इसका उल्टा होता है। FY 25-26 में FIIs ने नेट सेलिंग की थी 1,81,000 करोड़। इस साल अभी तक 84,000 करोड़ और निकल चुके हैं इंडियन मार्केट से। क्यों जा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से आखिर? सितंबर 22 से आज तक किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को इंडियन इक्विटी में डॉलर टर्म्स में जीरो रिटर्न्स मिले हैं, 0 बटा सन्नाटा। और यूएस बॉन्ड्स 4.6% दे रहे हैं। आप कहाँ रखोगे ऐसे में अपना पैसा? सोच के बताओ। और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो यहाँ आकर एक्चुअली काम करती हैं वो 96% गिरा है। मैं अब आपको RBI के बारे में कुछ ऐसा बताती हूँ जो शायद अनकंफर्टेबल लगे। RBI हमारा सेंट्रल बैंक, वो अभी
एक मैसिव गैम्बल खेल रहा है। $100 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन है आरबीआई की। शॉर्ट पोजीशन मतलब आरबीआई ने डॉलर्स बोरो किए, मार्केट में बेच दिए, सोचा डॉलर नीचे आएगा, सस्ते में वापस खरीद लेंगे, लेकिन डॉलर नीचे नहीं आया। वॉर है, ऑयल एक्सपेंसिव है, यूएस यील्ड्स हाई है, ग्लोबल मनी डॉलर की तरफ भाग रही है। मतलब आरबीआई की ये बेट उल्टी पड़ रही है और अक्टूबर 2024 से अभी तक सिर्फ रुपी डिफेंड करते करते आरबीआई ने 705 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व जला दी और वो गिर के हो गए 510 बिलियन डॉलर। 195 बिलियन डॉलर्स गया सिर्फ रुपी को बचाने। हिस्ट्री क्या कहती है? 1992 में जॉर्ज सोरोस ने एक दिन में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है, उसको 1 बिलियन पाउंड्स का लॉस कराया मार्केट के अगेंस्ट। एक सेंट्रल बैंक अकेला मार्केट के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता, तो आरबीआई कब तक लड़ेगा? आरबीआई के सामने अभी दो रास्ते हैं एंड दोनों ही बुरे हैं। पहला रास्ता, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाओ, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया अट्रैक्टिव लगेगा, पैसा आएगा, रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन रेट्स बढ़ेंगे तो आपकी ईएमआई बढ़ेगी, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब महंगा, इकोनॉमी स्लो होगी, जॉब्स पे असर पड़ेगा। दूसरा रास्ता, रिजर्व्स को यूज करो, डॉलर बेचो मार्केट में, रुपी को थोड़ा स्टेबल करो। लेकिन रिजर्व्स हमारे लिमिटेड है, 195 बिलियन डॉलर्स पहले ही हम जला चुके हैं। ये वो मोमेंट है ना जहाँ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक दूसरे से टकराते हैं। रुपी बचाना है या ग्रोथ को मेंटेन करना है, दोनों एक साथ फिलहाल मुश्किल लग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार रुपी गिरा तो गिरा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो इंडिया में ही रहते हैं, हम तो इंडिया में ही खर्च करते हैं, हमें क्या। मैं बताती हूँ कि आपको क्या होगा। आपके मिल्क के प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों? हैरान हो ना? दूध का प्राइस क्यों बढ़ा? जानते हो आप गाय को खिलाते हैं कौन या सोया का फीड, वो इम्पोर्ट होता है डॉलर्स में। रुपी गिरा, फीड महंगा तो दूध महंगा। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपका एलपीजी सिलेंडर, गैस इंपोर्ट होता है डॉलर्स में, रुपी गिरा, सिलेंडर महंगा। आपकी ईएमआई, आरबीआई रुपी बचाने के लिए रेट्स नहीं काट सकता, मतलब कि आपकी होम लोन की ईएमआई या तो वही रही या बढ़ गई। आपका नेक्स्ट फोन के कंपोनेंट्स चाइना से डॉलर्स में इंपोर्ट होते हैं, रुपी गिरा, आपका फोन 5 से 8% महंगा होगा। बच्चों की इंटरनेशनल बुक्स महंगी, मेडिसिन जिनके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं महंगे। रुपी का गिरना सिर्फ ब्लूमबर्ग की हेडलाइन नहीं है, ये आपके किचन में है, आपके गैस सिलेंडर में है, आपकी ईएमआई स्टेटमेंट में है। ये एक साइलेंट टैक्स है जो कोई पार्लियामेंट से पास नहीं होता, सब पे लागू होता है और सबसे ज्यादा गरीब पर। अब वो चार्ट जो इंडिया के किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को चैन नहीं लेने देता। 2025 से 26 में एशियन करेंसीज की परफॉर्मेंस अगेंस्ट डॉलर। चाइनीज युआन ऑलमोस्ट फ्लैट -0.2%, मलेशियन रिंगेट -0.9%, थाई बात -3.4%, बांग्लादेशी टका -4.1%, पाकिस्तानी रुपी -5.2%, इंडोनेशियन रुपी -6.7% और इंडियन रुपी -8.4%। एशिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाली मेजर करेंसी। हमारी करेंसी बांग्लादेश से ज्यादा गिरी, हमारी करेंसी पाकिस्तान से ज्यादा गिरी, हमारी करेंसी इंडोनेशिया से ज्यादा गिरी। और ये सब तभी जब हमारा भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये तो हमारी इकोनॉमी का साइज सच है या हमारी करेंसी की वीकनेस सच है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। दोनों एक साथ नहीं हो सकते अनलेस कुछ फंडामेंटली गलत चल रहा हो। कोई डूम नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, सीधी बात करते हैं। रुपी स्ट्रॉन्ग होगा, सिर्फ 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ। चाइना ने यही किया, 822 बिलियन डॉलर सरप्लस बनाए, युआन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हुआ। हमारे पास आईटी है, 250 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, फार्मा है, 27 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है। इन्हें 3 गुना करना पड़ेगा, रुपी खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
कोई आरबीआई इंटरवेंशन नहीं चाहिए होगी। दूसरा, एनर्जी की इंडिपेंडेंस। हर सोलर पैनल जो इंडिया में बनता है $1 बचाता है। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल $1 बचाता है। 89% ऑयल इंपोर्ट अगर 60% भी आ जाए तो रुपये पे प्रेशर आधा हो जाए। एंड तीसरा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना पड़ेगा। एफडीआई 96% गिरा है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। ये फिक्स करना पड़ेगा, एफडीआई को लाना पड़ेगा ताकि डॉलर आए और रुपी स्ट्रॉन्ग हो। और आपके लिए पर्सनली एक गोल्ड ईटीएफ को रखो फिजिकल गोल्ड के साथ, सेम फायदा, जीरो इंपोर्ट ड्रेन। 2, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा लगाओ, जब रुपी गिरे वो पोर्टफोलियो ऊपर जाता है, नेचुरल हेज है आपके लिए। और तीसरा, आईटी सेक्टर स्टॉक्स पे और फार्मा के स्टॉक्स पे नजर रखो। डॉलर अर्न करते हैं, रुपी में खर्चा करते हैं, रुपी कमजोर हो तो इनका मार्जिन बढ़ जाता है। और चौथा, बड़ी इंपोर्टेड परचेजेस को मत करो। अगर रुपी और ज्यादा गिरा तो वो आइटम आपको और ज्यादा महंगा मिले। तो ये थी वो पूरी कहानी। रुपी गिर रहा है क्योंकि हम 89% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स ने ग्लोबल मनी को अमेरिका की तरफ खींच लिया, क्योंकि एफआईआईज इंडिया से भाग रहे हैं 1.81 लाख करोड़ लेके, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट $240 बिलियन का है, क्योंकि एफडीआई 96% गिरा है। और ये सब वॉर से पहले चल रहा था। वॉर ने सिर्फ एक आग पे पेट्रोल डाल दिया है। एक बात याद रखना, करेंसी की वीकनेस कोई डेस्टिनी नहीं है, ये पॉलिसी चॉइसेस का रिजल्ट है और चॉइसेस बदली भी जा सकती हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक काम जरूर करना, शेयर करो किसी एक दोस्त को, किसी एक फैमिली मेंबर को जो समझना चाहता है कि क्यों चीजें इतनी महंगी हो गई है, क्योंकि अब आपके पास भी इसका जवाब है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कौन से सेक्टर्स सीधा फायदा उठा रहे हैं जब भी रुपी गिरता है और कौन से सेक्टर्स करेंसी वॉर में दब रहे हैं। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस, टेक केयर एंड बाय बाय।